वो वजह है कि आप देखेंगे ज्यादातर पोर्टफोलियो जो है इसमें जो मंत्री है रिपीट किए गए हैं और इसका आमिर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आमिर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। तो बता दें आपको कि जो मंत्रालयों का बंटवारा है वो होना शुरू हो चुका है और धीरे धीरे करके हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कौन से मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो मिला है। जीतन राम मांझी की बात करें तो एमएसएमई विभाग उनके पास में है। तो धीरेन्द्र जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ सहयोगी। देखिए, जिस तरीके से कहा जा रहा था यहाँ पर कि जो मंत्रालयों का बंटवारा है उसमें थोड़ी सी इस बार देरी हो गई है। 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि जो मंत्रालयों का बंटवारा है वो इतनी देरी से हुआ है, लेकिन आखिरकार तस्वीर साफ हो रही है। और मंत्रालयों के बंटवारों को देखकर तो ये लगता है, जिस तरीके से एमओएस की अगर हम यहाँ पर बात करें कि देखिए पर्यटन मंत्रालय जो है यहाँ पर दिया गया है नितिन गडकरी को, लेकिन उनके अंडर यहाँ पर 2 राज्य मंत्री दे दिए गए हैं। सभी को साधने की कोशिश यहाँ पर कह सकते हैं कि मोदी सरकार ने की है। धीरेन्द्र जी, देखिए, ज्यादातर तो ये हुआ कि ये जो मोदी 3.0 जिसको हम कह रहे हैं, बिल्कुल उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं किया गया। सुरेश गोपी को राज्य मंत्री संस्कृति और पर्यटन दिया है, भूपेंद्र यादव के पास वही है, राजनाथ सिंह के पास वही है, उसी तरह से गडकरी के पास वही है। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन ही दिया गया है, अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा को उनके साथ जोड़ा गया है। एस जयशंकर को पहले से ही कहा जा रहा था कि उनके पास विदेश मंत्रालय ही होगा। अमित शाह गृह मंत्रालय में है, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय दिया गया, मनोहर लाल को ऊर्जा मंत्रालय। यानी अगर आप ये कहें जो नए लोग आए, जो हारे लोग थे, उनसे हटा के कुछ चेंज जरूर उसी में है कि उन लोगों को चूंकि वो हार चुके हैं, नहीं तो ये पूरा का पूरा मंत्रालय वही है। ये कहा जा रहा था, क्योंकि जैसे ही मंत्रियों का चयन हुआ उसी वक्त ये तय हो गया था कि जो माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी अपने उसी एजेंडे पर चलेंगे, ये सरकार उसी का एक्सटेंशन होगी। क्योंकि जो लोग हैं वो ये देख नहीं रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले से ही 100 दिनों का एजेंडा दिया हुआ था, यानी उस पर काम चल रहा था। लिहाजा वो उन्हीं लोगों को दिया हुआ था जो लोग पहले वहां कार्य कर रहे थे। श्रीपद नाइक को जरूर ऊर्जा मंत्रालय में रखा गया है राज्य मंत्री के तौर पर। ऊर्जा मंत्री आर के सिंह जो है, जिन्होंने पिछली बार बहुत बेहतर काम किया था, सचिव थे, लेकिन वो आरा की लड़ाई में हार गए थे, तो लिहाजा उनकी बजाय मनोहर लाल को दिया गया है ऊर्जा मंत्रालय। हालांकि ये बहुत ही मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो मंत्रालय है जिनमें सबसे ज्यादा जरूरत और आने वाले फ्यूचर की सबसे बड़ी लड़ाई जहां होनी है, क्योंकि क्लीन एनर्जी पर और उस पर आने वाले समय में सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी होगी पावर मिनिस्ट्री में। जिस तरह से हम लोग ऊर्जा और सब उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहाँ उन्होंने उनको दिया जरूर है। आर के सिंह जिस तरह से उन्होंने बिजली मंत्रालय को इस लेवल पर ले आए थे, तो ये एक चुनौती होगी मनोहर लाल के लिए भी, क्योंकि उनके लिए जो सेंटर में आने का अनुभव है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दिया गया। अगर आप इसको ऐसे देखते हैं स्टेट के हिसाब से, तो ये वहीं का वहीं रहा है, मध्य प्रदेश में रहा है, क्योंकि इस बार नई तोमर नहीं है और शिवराज सिंह को दिया गया है। शिवराज सिंह में ये कहा भी जा रहा था कि उनको ये बनाया जाएगा कृषि मंत्रालय का भारी भरकम मंत्रालय। धर्मेंद्र प्रधान वापस एचआरडी आते हैं, एचआरडी मिनिस्ट्री का उनको चार्ज दिया गया इस बार धर्मेंद्र प्रधान के पास। ये चूंकि एचआरडी यानी जो कल्चर मिनिस्ट्री और तमाम जो एजुकेशन सेक्टर है उस पर पूरा का पूरा बहुत नजर रहती है। प्रधानमंत्री मोदी खुद उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा निश्चिंत होते हैं कि ये किसी ऐसे शख्स को जरूर दिया जाए जहां चूंकि कल्चर एक बड़ी चीज है जिसको एजुकेशन को इनकॉर्पोरेट करना है, जिनको चेंजेस आए हैं उन सब पर बात करनी है। एक और बड़ी चीज है किरण रिजिजू होम मिनिस्ट्री से होते हुए लॉ मिनिस्ट्री और अब फिर यहाँ पहुंचे हैं, वो अब संसदीय कार्य मंत्री बने। ये बहुत अहम पोर्टफोलियो होने जा रहा है उसमें इस पूरे चुनाव, इस पूरी सरकार में। ये मानना पड़ेगा कि किरण रिजिजू ने एक मेहनत की और उनको सरकार ने उसका पुरस्कार भी दिया है, क्योंकि लगातार उनका अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल धीरेन्द्र जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया इनका भी मंत्रालय इस बार बदल दिया गया है, अब इनको टेलीकॉम मंत्रालय दे दिया गया है। देखिए, उनसे लेकर उनका एक तरह से ये कहा जाए कि टेलीकॉम मिनिस्ट्री लेकर जो नए चीजें, चूंकि अभी आप बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और सारे टेक्नोलॉजी आगे की तरफ जा रही कम्युनिकेशन में, मुझे लगता है कि उनके लिए भी गजेंद्र शेखावत को इस बार
संस्कृति और पर्यटन मंत्री बनाया है। तो ये भी एक बड़ा चेंज है। उनके साथ सुरेश गोपी को जोड़ा गया है, जो केरल से पहले सांसद हैं बीजेपी के, जो पिछली बार भी बड़ी लड़ाई लड़ी थी, त्रिशूर से जीत के आते हैं। वो लोकप्रिय फिल्म अभिनेता है, मलयाली फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नाम है, उनको उनके साथ जोड़ा गया है। भूपेंद्र यादव वापस पर्यावरण मंत्रालय में रहे हैं और जेपी नड्डा भी वापस स्वास्थ्य मंत्रालय में पहुंच गए हैं। हाँ, चिराग पासवान खेल और युवा कल्याण मंत्रालय उनको दिया गया है। ये उनकी एक यंग जो अभी है भी और उनको काफी कुछ सीखना भी है। और भारत जो आने वाले ओलंपिक्स में या तमाम चीजों में अपनी जो एक बड़ी बात, जो अपनी एक बड़ी पहचान, क्योंकि खेल को ये देखा जाना चाहिए कि एक ऐसी मिनिस्ट्री अब नहीं रह गई जो सिर्फ नाम के लिए होती है, क्योंकि किसी भी कंट्री के मानक पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें स्पोर्ट्स भी बड़ा काम है। और भारत ये चाहता है कि कभी उसके 10 गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में आए कम से कम, इस तरह की लड़ाई। तो मुझे लगता है एक बड़ा चीज है सर्बानंद सोनोवाल को वोट और शिपुन का जो दिया गया है मिनिस्ट्री। और सर्बानंद सोनोवाल इससे पिछली बार भी जब हम लोग देख रहे थे तो उससे पहले एक बार उनका चेंज किया गया था। मनसुख भाई मंडाविया के पास भी कुछ समय रहा तो उनको सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय मिला। मोहन नायडू को उन्होंने नागरिक उड्डयन दिया है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि पहले भी सीआर राजू जो है वहीं से थे, उनके पास भी नागरिक उड्डयन रहा है। तो लिहाजा बहुत ज्यादा बदलाव नहीं। अगर हम लोग पुरानी मिनिस्ट्री को देखते हैं तो कमोबेश उसी के आसपास रखा है। जीतन मांझी को जरूर लघु उद्योग मंत्री बनाया गया है। शोभा करंदलाजे उनके साथ है, लघु उद्योग राज्य मंत्री है। लेकिन जो अगर हम बड़ी बातें जिनको देखते हैं तो ये लगभग वही का वही है अमित शाह को। हालांकि देखिए, अगर आप देखेंगे तो विपक्ष या तमाम उस तरह के लोग ये सवाल कर रहे थे कि मिनिस्ट्री बदली जाएंगी और ये एनडीए है, ये मोदी नहीं है, ये मोदी मिनिस्ट्री नहीं है। लेकिन कम से कम अभी अगर हम लोग ये देखते हैं मंत्रिमंडल में जिन लोगों को शामिल किया गया, उसके बाद जिस तरह से मंत्रालय का बंटवारा है, तो ये इसको 3-0 नहीं, ये कंटिन्यूटी मोदी गवर्नमेंट की है, जो पहले और उसके बाद दूसरे मोदी 2-0 में, तो मोदी 3-0 उसी का कंटिन्यूएशन है। तो बहुत ज्यादा जो लोग उम्मीद पाले बैठे हैं विपक्ष के लोग, उनको लग रहा था कि कोई नई चीज पर अटैक करने का मौका मिलेगा, तो ऐसी कोई चीज मुझे नहीं लगता कि उनकी इस समय फलीभूत हो रही है। पूरी सरकार पूरी कॉन्फिडेंस में है। और अगर मैं ये कहूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आत्मविश्वास में है, उनको कहीं भी इस पूरी चीज से आप बैकफुट पे जाते हुए नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उनको पूरा यकीन है, जिस तरह से अगर हम अमित शाह को देखें कि अमित शाह ने गृह मंत्रालय में 370 हटाने का काम किया, सीए इम्प्लीमेंट हुआ, उसके बाद चुनाव से ठीक पहले बाकायदा नागरिकता भी दी गई। तो हर एक इशू को अपने आप संभालने के बाद पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। और उसी तरह से आप देखिए कि रक्षा मंत्रालय, क्योंकि ये इसलिए बड़ी चीज है, हिंदुस्तान लगभग 20 से 25 हजार करोड़ के एक्सपोर्ट की तरफ जा रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आया था।